जय हिंद दोस्तों। एक ऐसी रेस जो दुनिया के भविष्य का फैसला करेगी। भारत और चीन दोनों एशिया के शेर। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत 2040 तक चीन को सुपर पावर रेस में पछाड़ सकता है? यह सिर्फ एक अनुमान नहीं, बल्कि सबूतों और डेटा पर आधारित एक ऐसी रेस का नतीजा है जो दुनिया का भविष्य तय करेगी। आइए जानते हैं सबूतों और डेटा के साथ। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन और मैं हूं अंशु मिश्रा एंड वेलकम टू महर्षिपीडिया। दोस्तों, भारत बनाम चीन ये मुकाबला सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मुकाबला है भू राजनीति, रक्षा, अंतरिक्ष, तकनीक और युवा शक्ति का। आज हम IMF की अप्रैल 2025 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और अन्य प्रमाणित स्रोतों से मिले डेटा के आधार पर 2025 से 2040 तक की प्रोजेक्शन तैयार की है, जिसमें आपको पूरी तरह डेटा बैक्ड चार्ट्स और कुछ ऐसे छिपे हुए रणनीतिक पहलू मिलेंगे जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सोचा होगा। वीडियो के अंत में UPSSC छात्रों के लिए लेकर आए हैं जबरदस्त MCQ, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2025 में GDP के आंकड़ों की। IMF की अप्रैल 2025 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार चीन का GDP लगभग 19.23 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि भारत का लगभग $4.90 ट्रिलियन है। लेकिन असली ताकत GDP के आकार में नहीं, बल्कि ग्रोथ रेट में है। IMF के अनुमानों के मुताबिक भारत की वास्तविक GDP ग्रोथ 2025 में लगभग 6.2% होगी, जबकि चीन की अनुमानित 4.0% है। यह दिखाता है कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि चीन की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ रही है। अब बात करते हैं कर्ज की। IMF के ग्लोबल डेट डेटाबेस के अनुसार चीन का कुल सिस्टम वाइड कर्ज 2023 में GDP का 289% तक पहुंच गया था, जो इतिहास में सबसे ज्यादा है। इसमें निजी और कॉरपोरेट कर्ज का बड़ा हिस्सा शामिल है, जो संभावित वित्तीय जोखिमों का संकेत देता है। वहीं भारत का सामान्य सरकारी सकल कर्ज 2025 के लिए GDP का लगभग 80.4% अनुमानित है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स छिपे हुए कर्ज पर भी चिंता जताती हैं, जो सरकारी राजस्व का लगभग 42% ब्याज भुगतान में खर्च कर देता है। इसका मतलब है कि विकास कार्यों के लिए सरकार के पास कम पैसा बचता है। और जनसंख्या पर आंकड़े देखें। CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक और वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार भारत की औसत आयु मीडियन एज लगभग 28.8 वर्ष है, जबकि चीन की लगभग 40.1 वर्ष है। इसका सीधा मतलब है कि भारत के पास एक विशाल और युवा कार्यबल है, जो अगले कई दशकों तक आर्थिक विकास को गति दे सकता है, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। वहीं चीन बढ़ती उम्र वाली आबादी और सिकुड़ते कार्यबल की चुनौती का सामना कर रहा है, जो उसकी पिछली एक बच्चा नीति का परिणाम है। सबसे महत्वपूर्ण बात, एप्पल, टेस्ला, फॉक्सकॉन जैसी दिग्गज तकनीक कंपनियां धीरे धीरे भारत की ओर मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर रही हैं। खासकर गुजरात के धोलेरा और सानंद में बन रहे सेमीकंडक्टर प्लांट्स इसका सबसे बड़ा सबूत हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स धोलेरा में 91,000 करोड़ रुपए 11 बिलियन के निवेश से एक मेगा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बना रहा है, जिससे 20,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। माइक्रोन का प्लांट सानंद में 2024 तक चिप्स बनाना शुरू कर देगा। ये सिर्फ विदेशी निवेश नहीं, बल्कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक मजबूत खिलाड़ी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहा है। अब आप सभी से एक प्रश्न, सबसे ज्यादा डेट टू GDP अनुपात किस देश का है? अब बात करें वैश्विक व्यापार और कूटनीति की। 2023 में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर IMEC का MOU साइन हुआ था। ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का एक रणनीतिक जवाब है, और शुरुआती अनुमानों के मुताबिक इससे लॉजिस्टिक्स लागत में 30% और परिवहन समय में 40% तक की कटौती हो सकती है। हालांकि इजरायल हमास संघर्ष के कारण यह परियोजना फिलहाल रुकी हुई है। भारत ने यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया के साथ नए मुक्त व्यापार समझौते FTA किए हैं, जिससे भारतीय उत्पादों को इन बड़े बाजारों में बेहतर पहुंच मिल रही है। वहीं चीन कुछ व्यापार प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, जैसे अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और निर्यात नियंत्रण। जून 2025 में अमेरिका और चीन के बीच निर्यात नियंत्रणों में डील देने का समझौता हुआ, लेकिन चीन ने दुर्लभ पृथ्वी के निर्यात पर सटीक प्रतिबंध लगाकर अपनी ताकत दिखाई। 2025 में लाल सागर संकट के दौरान जहां हौथी हमलों ने वैश्विक शिपिंग को बाधित किया, भारत ने अपने निर्यात को प्रभावी ढंग से संभाला और भारतीय युद्धपोत नियमित रूप से गश्त करते रहे। यह भारत की बढ़ती समुद्री क्षमताओं और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में उसकी सक्रिय भूमिका को दर्शाता है। ये सभी कदम भारत को वैश्विक मंच पर एक विश्वसनीय और महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रहे हैं। अब आप सभी बताइए, G20 2023 की अध्यक्षता किसने की? अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी में भारत की छलांग अविश्वसनीय है। भारत ने अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की। ये मिशन केवल $75 मिलियन में पूरा हुआ, जो हॉलीवुड की कई फिल्मों के बजट से भी कम है, और ये पहला लैंडर था जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग की। ये उपलब्धि भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता का प्रमाण है। अब भारत गगनयान मिशन की तैयारी में है।
भारत जल्दी ही स्वतंत्र मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयार है, जिसमें 2026 तक पहली क्रू वाली उड़ान की संभावना है। इसके अलावा नासा आईएसआरओ का संयुक्त मिशन नाइसार जुलाई 2025 में लॉन्च होगा। यह 1 अरब 50 करोड़ डॉलर का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जो पृथ्वी की सतह और बर्फ की गतिविधियों का अभूतपूर्व विवरण प्रदान करेगा। सेमीकंडक्टर दस्तक की बात करें, भारत ने धोलेरा में टाटा माइक्रोन चिप प्लांट की शुरुआत कर दी है, जहां दिसंबर 2026 तक पहले चिप्स बनने लगेंगे। गुजरात के सानंद में रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स का ओएसएट प्लांट भी 2026 तक उत्पादन शुरू कर देगा। उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट के पास HCL और फॉक्सकॉन का एक नया सेमीकंडक्टर प्लांट भी मंजूर हुआ है। ये सभी कदम भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना रहे हैं। एआई में भारत का भशिनी प्रोजेक्ट और ओपन सोर्स एआई मॉडल चीन के बायडू एआई मॉडल पर पारदर्शिता और विविधता में आगे है। भशिनी का लक्ष्य भारत की भाषाई विविधता को पाटना है, जिससे हर नागरिक अपनी पसंदीदा भाषा में डिजिटल सेवाओं तक पहुंच सके। यह 22 से ज्यादा भाषाओं और 300 से ज्यादा एआई आधारित मॉडलों का समर्थन करता है। वहीं चीन के एआई मॉडल में कुछ पूर्वाग्रह और विविधता की कमी पाई गई है। साइबर डिफेंस इंडेक्स में भारत बेहतर रैंक पर चढ़ रहा है। 2024 में भारत ने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GCI में 99.49 के शानदार स्कोर के साथ टियर 1 मिनट का दर्जा हासिल किया है। ये भारत की साइबर सुरक्षा प्रथाओं और डिजिटल बुनियादी ढांचे की मजबूती को दर्शाता है। रक्षा के क्षेत्र में चीन का आधिकारिक रक्षा बजट 2025 के लिए 245 अरब डॉलर है, जबकि SIPRI के अनुमानों के अनुसार 2024 में यह 314 अरब डॉलर था। वहीं भारत का रक्षा खर्च 2025 के लिए लगभग 86.1 बिलियन है, जो GDP का करीब 1.9% है। हालांकि भारत के रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा लगभग 24% पेंशन और परिचालन खर्चों में चला जाता है, जिससे नए अधिग्रहणों के लिए केवल 26.4% बचता है। इसके बावजूद भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है। 28 अप्रैल 2025 को भारत और फ्रांस ने राफेल एम नौसेना जेट के लिए 63,000 करोड़ लगभग 7.5 अरब डॉलर का समझौता किया। इस सौदे में 26 राफेल एम जेट शामिल हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें स्वदेशी हथियारों के एकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और भारत में राफेल फ्यूजलेज उत्पादन की सुविधाएं शामिल हैं, जो 2028 तक हैदराबाद में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स द्वारा शुरू होंगी। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। क्यूयूएड के 4 देश भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर हिंद प्रशांत में रणनीतिक संतुलन बनाया हुआ है। मालाबार अभ्यास, लॉजिस्टिक्स पैक्ट्स और अंडमान और निकोबार कमांड जैसे ठिकानों को साझा करना इस गठबंधन की मजबूती को दर्शाता है। 1 जुलाई 2025 को क्वाड ने दुर्लभ पृथ्वी पर चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज पहल भी शुरू की। चीन ताइवान जलद मरुमध्य में सक्रिय है, जहां वह डार्क पेट्रोल, AIS बंद करके गश्त जैसी ग्रे जोन रणनीति का उपयोग कर रहा है। वहीं भारत पर्वतीय युद्ध कौशल पर जोर दे रहा है। गुलमर्ग और सोनमर्ग में हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल HWS भारतीय सेना का एक विशेष प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रतिष्ठान है, जहां अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी सहित अन्य देशों के सैनिक भी प्रशिक्षण के लिए आते हैं। ये हिमालयी सीमाओं पर भारत की अद्वितीय विशेषज्ञता को दर्शाता है। भारत अफ्रीका के सैन्य अभ्यास नए स्तर पर हैं। अप्रैल 2025 में भारत ने तंजानिया के तट पर 10 अफ्रीकी देशों के साथ अपना पहला बड़ा नौसेना अभ्यास AIQYME अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट शुरू किया। यह भारत की रक्षा कूटनीति को मजबूत करता है और हिंद महासागर क्षेत्र में एक विश्वसनीय सुरक्षा भागीदार के रूप में उसकी भूमिका स्थापित करता है। वहीं चीन का ध्यान जिबूती में अपने पहले विदेशी सैन्य अड्डे पर सीमित है, जिसे वह हिंद महासागर में अपनी शक्ति प्रक्षेपण के लिए उपयोग कर रहा है। भारत ने वियतनाम और फिलीपींस के साथ भी रक्षा सहयोग बढ़ाया है। फिलीपींस को आकाश एसएम मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बिक्री, साथ ही वियतनाम को पनडुब्बी प्रशिक्षण और उपग्रह केंद्र जैसी सहायता चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत की रणनीतिक साझेदारी को दर्शाती है। चीन की आबादी घट रही है, जबकि भारत की युवा आबादी बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत का औसत आयु लगभग 28.8 वर्ष है, जबकि चीन का लगभग 40.1 वर्ष है। भारत की कुल प्रजनन दर 2024 में 1.96 है, जो चीन की 1.15 से काफी बेहतर है। यह भारत को एक बड़ा जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान करता है, जिससे उसके पास एक विशाल और युवा कार्यबल है जो आर्थिक विकास को गति दे सकता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। जनवरी 2025 तक भारत में 1,59,000 स्टार्टअप्स थे। Q1 2025 में भारतीय स्टार्टअप्स ने $2 अरब से अधिक का फंड जुटाया और भारत यूनिकॉर्न $1 बिलियन से अधिक मूल्यांकन वाले स्टार्टअप्स की संख्या में भी तीसरे स्थान पर है। फिनटेक, एडटेक, एग्रीटेक और हेल्थ टेक जैसे उभरते क्षेत्रों में नवाचार की गति तेज है। UPI, ONDC, डिजिटल इंडिया जैसे पहलों ने देश को तकनीक सक्षम बना दिया है।
अप्रैल 2025 में यूपीआई ने एक महीने में रुपए 24,87,000 करोड़ के 1,867 करोड़ से अधिक लेन देन किए। यह भारत के डिजिटल भुगतान का 85% हिस्सा है और 2023 में वैश्विक रियल टाइम लेन देन का 49% भारत में हुआ। यूपीआई अब 7 से अधिक देशों में लाइव है। ओएनडीसी ने जनवरी 2025 तक 600 से अधिक शहरों को कवर किया है और 7,74,000 से अधिक विक्रेताओं को पंजीकृत किया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था ने 2022 से 23 में जीडीपी में 11.74% का योगदान दिया और 2024 से 25 तक 13.42% तक पहुंचने का अनुमान है। चीन की तकनीकी सेंसरशिप जैसे बाइडू एआई भारत के खुले नवाचार मॉडल से तुलना में पीछे है, जहां भाषिणी जैसे प्रोजेक्ट पारदर्शिता और विविधता को बढ़ावा देते हैं। भारत ने अपनी रणनीतिक गहराई बढ़ाने के लिए कुछ छिपी हुई चालें भी चली है। भारत की आर्कटिक नीति जो 2022 में जारी की गई थी, चीन के पोलर सिल्क रोड को टक्कर दे रही है। भारत आर्कटिक में वैज्ञानिक अनुसंधान से आगे बढ़कर आर्थिक और भू राजनीतिक आयामों में अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा संसाधनों तक पहुंच शामिल है। 2025 में आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम भारत की आर्कटिक कूटनीति को और बढ़ावा देगा। आर्थिक सुधारों में जीएसटी, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, 5G रोल आउट और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत की नींव को मजबूत कर रहे हैं। आईबीसी ने बैंकों के एनपीए गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को कम किया है और आरण अनुशासन में सुधार किया है। ग्रीन हाइड्रोजन पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। दुर्लभ पृथ्वी रेयर अर्थ्स में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका का सहयोग चीन के एकाधिकार को चुनौती दे रहा है। चीन वैश्विक दुर्लभ पृथ्वी प्रसंस्करण का 90% से अधिक नियंत्रित करता है, जो आधुनिक प्रौद्योगिकियों और रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव इस क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और आर्थिक लचीलापन बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। 2025 के बाद भारत ने एलओसी नियंत्रण रेखा और एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैटेलाइट लिंक्ड निगरानी लगाई है। बेंगलुरु स्थित दिगंतरा जैसी निजी फर्मों के साथ मिलकर भारत 2026 तक उपग्रहों का एक समर्पित समूह तैनात करने की योजना बना रहा है। यह नेटवर्क भारतीय रक्षा एजेंसियों को वास्तविक समय में खुफिया जानकारी प्रदान करेगा, जिससे लद्दाख और पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी जासूसी गतिविधियों का पता लगाया जा सकेगा। सीपीईसी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पर चीन पाकिस्तान का दम टपकता जा रहा है। 62 अरब डॉलर की यह मेगा परियोजना, जो चीन के बीआरआई का एक प्रमुख हिस्सा है, राजनीतिक अस्थिरता, वित्तीय संकट और आतंकवाद के कारण देरी का सामना कर रही है। पाकिस्तान का 1/3 से अधिक विदेशी कर्ज चीन का बकाया है और कर्ज चुकाने में उसके राष्ट्रीय बजट का आधा हिस्सा खर्च हो रहा है। चीन ने भी काम की गति पर असंतोष व्यक्त किया है। मई 2025 में अफगानिस्तान में सीपीसी के विस्तार की घोषणा की गई थी। अब एक सिमुलेशन मैप दिखाया जाएगा कि अगर भारत 2035 तक अक्साई चिन्ह और पीओके को पुनः प्राप्त कर लेता है तो रणनीतिक रूप से क्या होगा। अक्साई चिन्ह चीन के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तिब्बत और शिनजियांग को जोड़ने वाला एकमात्र ऑनल वेदर रोड राजमार्ग 219 प्रदान करता है। तो भारत ने 2025 से 2040 के बीच ये 3 रणनीतिक स्तंभ तैयार किए हैं। पहली, युवा ड्रिवन अर्थव्यवस्था। संयुक्त राष्ट्र और आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसांख्यिकीय लाभ और टेक नवाचार इसकी मजबूत नींव है। युवा आबादी, बढ़ती खपत और डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत को एक अद्वितीय स्थिति में रखती है। दूसरी, तकनीकी शक्ति। आईएसआरओ एनआईसीए साझेदारी, सेमीकंडक्टर्स, एआई, भाषिणी, अंतरिक्ष मिशन। भारत टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो न केवल उसकी अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तीसरी, भू राजनीतिक कूटनीति। आईएमईसी, एफटीएसी, क्यूयूडी, आर्कटिक नीति, रक्षा समझौते, वियतनाम, फिलीपींस, अफ्रीका। भारत वैश्विक नेतृत्व में है, जो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। कई वैश्विक पूर्वानुमानों के अनुसार ये 3 स्तंभ भारत को 2040 तक दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं और एक प्रमुख रक्षा शक्ति बनने की राह पर ले जाएंगे। भारत की लचीली अर्थव्यवस्था, युवा आबादी, तकनीकी नवाचार और सक्रिय कूटनीति उसे इस दौड़ में एक मजबूत दावेदार बनाती है। और आपसे अनुरोध है, कमेंट करें और बताएं आपका कौन सा पिलर सबसे मजबूत लगता है। अगर आप चाहते हैं कि भारत 2040 तक दुनिया की टॉप सुपर पावर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करें। भारत जीतेगा। आपके समर्थन से ही हम ये जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद,